फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स। सुप्रा सेगमेंटल फीचर के अंदर जितने भी उसमें फीचर्स आएंगे उस पर ही डिस्कशन होगा, जिसमें आप सिलेबल तो चलो सिलेबल की अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना। टोन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंटोनेशन हो गया, यहाँ पे लेंथ, स्ट्रेस है ना, इंटोनेशन एंड जंक्चर, इस पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ज़रूरी है कि सुप्रासेगमेंटल फीचर्स क्या होते हैं। सुप्रासेगमेंटल ऑल्सो कॉल्ड प्रोसोडिक फीचर, ठीक है, दोनों का टर्म याद रखना। प्रोसोडिक फीचर भी बोलते हैं। इन फोनेटिक्स स्पीच फीचर सच एज स्ट्रेस, टोन और वर्ड जंक्चर that accompanies or is added over consonants and vowels। तो ये सारी चीज़ें जो हम कॉन्सोनेंट और वॉवल में एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसमें डालते हैं, जैसे जब हम कोई भी वर्ड को या साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो स्ट्रेस कैसा है, टोन कैसा है हमारे, और जंक्चर कुछ ऐड किए हमने क्या, तो ये जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना चीज़ें, तो वो हमारे सुप्रासेगमेंटल फीचर्स में आते हैं। तो ये वॉवल में भी होता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ भी होता है। सो दीज फीचर्स आर नॉट लिमिटेड टू सिंगल साउंड बट ऑफन एक्सटेंड ओवर सिलेबल्स, वर्ड्स और फ्रेजेस। तो इसको हम साउंड तक ही सीमित नहीं रख सकते। इनका जो फीचर्स है ये सिलेबल में भी देखने को मिलता है, वर्ड में भी देखने को मिलता है और फ्रेजेस में भी देखने को मिलता है। तो अभी देख लेंगे सुप्रासेगमेंटल फीचर्स में। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कैन बी टॉट ऑफ एज दी सेगमेंट्स ऑफ विच स्पीच इज कंपोज्ड, ठीक है। दैट इज़ वाई वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स यूजुअली नोन एज सेगमेंटल फोनीम्स। तो जो नॉर्मल वॉवल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एक सेगमेंटल फोनीम बोलते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म द सिलेबल, साथ में रहते तो उनको सिलेबल फॉर्म करते हैं, विच गो टू मेक अप अटरेंसेज, उसके बाद वो एक अटरेंस की तरह फॉर्म हो जाता है। सो रिलेटेड टू दी सिलेबल दीज आर अदर फीचर्स नोन एज सुप्रासेगमेंटल। तो इनका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो सुप्रासेगमेंटल में आता है, और उसके साथ ही हम प्रोसोडिक फीचर्स भी बोलते हैं। आर द आस्पेक्ट्स ऑफ द स्पीच दैट इन्वॉल्व मोर देन सिंगल कॉन्सोनेंट्स और वॉवल। So these features are independent of the categories required for describing segmental features like vowel and consonants, and which involve, for example, air stem mechanism, state of glottis and so on। तो इनके थ्रू होता है। And the main components of suprasegmental features consist of stress, pitch, intonation, tone and tempo। तो इनके बारे में हम देख लेंगे। और देख लेंगे सुप्रासेगमेंटल फोनीम क्या कहलाते हैं। सुप्रासेगमेंटल फोनीम इज़ अ फोनीम विच कांट बी सेगमेंटेड और सेपरेटेड, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज इट में चेंज इट्स मीनिंग। क्योंकि यहाँ पे फोनीम, इसमें जितने भी आपके फीचर्स देखने को मिलेंगे ना, उनको चेंज करने से आपके मतलब मीनिंग भी चेंज होता है। तो ये आगे देखेंगे। सो इट equips the segmental phonemes and vowel and consonants can be taught to be as a segmental। हाँ, सो सेम ही है जो मैंने बता दिया। एंड ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो सुप्रासेगमेंटल फीचर में जैसे हमने बात किया, ये सारे टॉपिक आएंगे: इंटोनेशन, स्ट्रेस, जंक्चर, टेम्पो, पिच, नेशनलाइजेशन, वॉइस, क्लस्टर एंड टोन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ रिदम ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है याद रखना, स्ट्रेस होता है किसी भी लैंग्वेज का रिदम। इन प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस कैन रिफर्स टू वर्ड्स, पार्ट ऑफ वर्ड्स और इवन वन वर्ड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिसीव्स द मोस्ट एम्फेसिस। तो स्ट्रेस कुछ ऐसा होता है कि आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हो उसमें जो रिदम है आपके बात करने का, वो आपका स्ट्रेस कहलाता है। और स्ट्रेस इसमें वर्ड्स में भी हो सकता है, पार्ट ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है, या जो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है उसमें से किसी एक वर्ड में हो सकता है। सो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द सुप्रासेगमेंटल फीचर ऑफ अटरेंस, ठीक है। जो हम अटरेंसेस प्रोड्यूस करते हैं उनमें ही स्ट्रेस एक तरह से सुप्रासेगमेंटल फीचर का काम करता है। इट अप्लाइज नॉट टू इंडिविजुअल वॉवल एंड कॉन्सोनेंट बट टू होल सिलेबल। तो ये पूरे सिलेबल में ही दिखाई देता है। इन दी लेवल ऑफ वर्ड अ स्ट्रेस्ड सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रेस का मतलब ये है जहाँ पे हमें थोड़ा सा हमारी एनर्जी पुट करनी पड़ती है जहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे हम थोड़ा जो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, वो आपका स्ट्रेस्ड रहते हैं, और जो जिसमें नहीं होता वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहलाते हैं।
स्ट्रेस और एम्फेसिस इज़ ईजी टू यूज़ एंड रिकॉग्नाइज इन स्पोकन लैंग्वेज बट हार्डर टू डिस्क्राइब। तो इसको हम जब सुनते हैं ना, जब या तो प्रोनाउंसिएशन कोई करता है सामने से तो हमें सुनते हैं, या चीज़ों को हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो समझ में आता है कि हाँ स्ट्रेस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होता है। और स्ट्रेस्ड वर्ड और सिलेबल इज़ यूजुअली प्रेसिडेड बाय अ वेरी स्लाइट पॉज, बहुत स्लाइट पॉज से आपको देखने को मिलेगी। एंड इज़ स्पोकन एट स्लाइटली इंक्रीज्ड वॉल्यूम, जहाँ पे आप थोड़ा सा वॉल्यूम अपना इंक्रीज करते हो। एंड यहाँ पे आपके टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये सिलेबल के टाइप है एक्चुअली, मतलब क्योंकि सिलेबल अदर टॉपिक है और उसमें मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो वो वीडियो को भी। बट मोनोसिलेबिक मतलब जिसमें एक सिलेबल, बाई सिलेबिक मतलब जिसमें दो सिलेबल, मल्टी सिलेबिक जिसमें दो मतलब दो से ज़्यादा सिलेबल हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड्स देख सकते हैं आप, जैसे एट द वर्ड लेवल ऑल मोनोसिलेबिक वर्ड्स आर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी साथ साथ है, इसलिए इसको समझाना ज़रूरी है। स्ट्रेस देखो एक तो सिलेबल एक होगा और उसी में ही स्ट्रेस पाया जाएगा, तो वो आपके मोनोसिलेबिक वर्ड्स विद स्ट्रेस कहलाएंगे। जैसे ईट, ईट में आप देखें ईट, यहाँ पे आपका स्ट्रेस आया। गुड, बुक और ऑन, तो यहाँ पे ये जो होता है, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बना है, फिर यहाँ पे भी बना है। तो जहाँ पे ये आपको सिंबल दिखेगा, इसका मतलब ये वर्ड में यहाँ पे स्ट्रेस है। बाई सिलेबिक में देखेंगे जिसमें दो सिलेबल होंगे, साथ ही स्ट्रेस भी होगा। तो पहला टाइप क्या इसमें आएगा, द फर्स्ट सिलेबल रिसीव्स प्राइमरी स्ट्रेस एंड द सेकेंड सिलेबल रिसीव्स नो स्ट्रेस। तो यहाँ पे दो सिलेबल हैं, जैसे टेबल, टेबल, तो जब आप प्रोनाउंस करते हैं टेबल, तो पहले वाले में आपने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, दूसरे में नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका सिंबल बना हुआ है, मतलब पहले वाले में स्ट्रेस है, दूसरे में नहीं है। फिर यहाँ ओपन में भी देखेंगे, पहले वाले में स्ट्रेस दिखेगा, दूसरे में नहीं। ऐसे ही टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या है, द फर्स्ट सिलेबल रिसीव्स नो स्ट्रेस, इसमें पहले वाले में कोई स्ट्रेस नहीं है, दूसरे वाले में है। जैसे कन्विंस, कन में नहीं दिखा कहीं पे भी स्ट्रेस, आपको विंस में दिख रहा है, तो यहाँ पे सेकंड में आपको दिखेगा। प्रिटेंड में, टेंड में आपको सेकंड में स्ट्रेस दिख जाएगा। टाइप 3 क्या कहता है, वन सिलेबल रिसीव्स प्राइमरी स्ट्रेस एंड द अदर सिलेबल रिसीव्स सेकेंडरी स्ट्रेस, इसमें दोनों में आपको स्ट्रेस दिखेगा। जैसे येलो में दोनों में आपको दिख रहा है, यहाँ वैल्यू दोनों में दिख रहा है, वै में भी और ल्यू में भी। तो ये दोनों, जिसमें दोनों तरह के सिलेबल रहते हैं, सॉरी स्ट्रेस है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस कहलाएगा। और इसमें बोथ सिलेबल रिसीव्स प्राइमरी स्ट्रेस, दोनों में द वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स लाइक बेसबॉल, बेसबॉल में सेम स्ट्रेस मिलेगा, बेसबॉल दोनों में, तो ये एक तरह से प्राइमरी दोनों में मिल रहा है। अब उसके बाद आता है मल्टी सिलेबिक। मल्टी सिलेबिक जो वर्ड्स होंगे आपके मल्टी सिलेबल जिनमें होंगे और साथ ही उनके साथ स्ट्रेस भी होगा। सो 3 सिलेबल्स वर्ड्स, यहाँ 4 सिलेबल वर्ड। 3 सिलेबल वर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे इसका पैटर्न क्या है, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, पहले में स्ट्रेस होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एनिमल, ए में है, नी में नहीं है, मल में भी नहीं है, तो एनिमल, ठीक है, पहले में है। दूसरा आपका अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड से इसमें देखेंगे, पहले में नहीं है। डिसग्रेस में देखो आपको दिखेगा स्ट्रेस, ग्रेस सम लास्ट में भी नहीं है, तो पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। उसके बाद यहाँ ऐसे एग्जाम्पल आप देख लेंगे 3 सिलेबल वर्ड वाले, और यहाँ पे आप 4 सिलेबल वर्ड वाले भी देख सकते हैं, जिसमें है स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, सिर्फ पहले वाले में स्ट्रेस है। जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चनेबल, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो पहले में आपको स्ट्रेस दिखाई देगा, बाद में नहीं। इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप अगर प्रोनाउंस करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि स्ट्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो ये था मल्टी सिलेबिक वर्ड में। अब यहाँ पे देख सकते हैं एट वर्ड लेवल, वैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखे हैं वर्ड लेवल पे स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं। सो स्ट्रेस कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन, फॉर एग्जाम्पल द नाउन डेजर्ट एंड द वर्ड डेजर्ट, ठीक है,
डिज़र्ट, डिज़र्ट में पहले में ही आपको स्ट्रेस दिख रहा है और इसमें डिज़र्ट, इसमें हमें सेकंड में दिख रहा है। तो वर्ड के लेवल पे अगर स्ट्रेस का पोजीशन अलग अलग हो तो वो आपका वर्ड लेवल का होता है, और सेंटेंस लेवल पे अगर हो तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस लेवल का स्ट्रेस होना। जैसे विच वर्ड इज स्ट्रेस्ड कैन अल्टर दी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जब स्ट्रेस चेंज करते हैं तो वर्ड की मीनिंग भी चेंज होती है। जैसे हमने डेजर्ट में देखा था, उसमें एक वॉवल है, वो एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, दोनों की मीनिंग अलग होती है। तो जब हम स्ट्रेस की पोजीशन चेंज करते हैं तो मीनिंग भी चेंज होता है। ऐसे ही सेंटेंसेस में भी देख सकते हैं। कंसीडर द सेंटेंस लाइक आई लाइक योर रेड शू, ठीक है, आई लाइक योर रेड शूज, देर इज एन गुड डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन, लाइक ऐसे बोल सकते हैं। एक तो देखो आई लाइक योर रेड शूज, या कह सकते हैं आई लाइक योर रेड शूज, या कह सकते हैं आई लाइक योर रेड शूज एंड आई लाइक योर रेड शूज। तो यहाँ पे हमने देखा हर जगह हमने स्ट्रेस का जो लेवल था वो चेंज किया। पहले में इसमें आई में है, दूसरे में आपके लाइक में है, तीसरे में आपके योर में है, चौथे में आपके शूज़ में है। तो हर जगह जब हमने चेंज किया स्ट्रेस पोजीशन तो हमारा मीनिंग भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। आप इनको प्रोनाउंस जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो इन राइटिंग दिस कैन ओनली बी सीन टाइपोग्राफिकली थ्रू द यूज़ ऑफ इटैलिक्स और अंडरलाइन, इसमें आपको दिख रहा होगा। एंड इन सच केसेस अ राइटर विल जनरली italize the whole word even if in polysyllabic word only one syllable actually carries stress। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे आपको पॉलीसिलेबिक जो वर्ड्स होते हैं उनमें, सॉरी सेंटेंसेस होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, उनमें किसी एक चीज़ में स्ट्रेस होता है तो उसको हम इटैलिक में या अंडरलाइन करके उसको दर्शा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से। अब आता है टोन। टोन क्या होता है? टोन आप जनरली भी यूज़ करते हैं कि आपके बात करने का टोन कैसा है। तो वो जो टोन होता है ना वो आँखी साउंड में कैसे आता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सो पिच वेरिएशन, जो हमारी पिच होती है बात करने की, पिच वेरिएशन दैट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो जो पिच होती है हमारी, जो पिच वेरिएशन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वर्ड मीनिंग को ही चेंज कर डालते हैं, तो वो हमारे टोन कहलाते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपेंड्स ऑन इट्स टोन। तो हमारा जो वर्ड मीनिंग है वो टोन के बेसिस पे ही चेंज होता है। सो टोन इज सोन और हर्ड इन हाउ समथिंग इज बीइंग सेड। ठीक है, टोन मतलब क्या होता है कि हम कैसे कहा गया है, मतलब किस टोन पे बोला गया है। सो इट इज़ मोर लाइक एन एटीट्यूड रादर देन बीइंग अ वॉइस पैटर्न। तो एक एटीट्यूड कहता है ना कि इसके बात करने का एटीट्यूड ये था, तो एक तरह से एटीट्यूड को दर्शाता है टोन। एंड इमोशन हैज़ ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस टू वंस टोन की। तो हमारा टोन भी कहीं ना कहीं इमोशनली हमें उसको समझाता है, चीज़ें अंडरस्टैंड कराता है। सो बाय यूजिंग डिफरेंट टोन्स द वर्ड्स इन अ सेंटेंस कैन हैव डिफरेंट मीनिंग। तो हमारे टोन के अकॉर्डिंग ही हमारा सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग होता है। सो टोन इज़ अ ओवरऑल बिहेवियर ऑफ पिच। हमारा पिच का जो बिहेवियर है ओवरऑल उसी को टोन कहते हैं। पिच इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। हमारा जो वोकल कॉर्ड है कितने बार हमारा वाइब्रेट हो रहा है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो पिच कहलाती है, और पिच के बिहेवियर को ही हम टोन कहते हैं। टोन यूनिट क्या होता है? अ टोन यूनिट इज अ स्ट्रेच ऑफ speech uttered under a single coherent intonational contour. It tends to be marked by cues such as a pause and a shift upward in overall pitch level at its beginning and the lengthening of its final syllable. तो कहीं ना कहीं हम क्या होता है, हम कब पॉज लेते हैं या हमारा जो शिफ्ट होता है वो कब अपवर्ड होता है, कब लेंथ जो हमारी होती है सिलेबल की वो बढ़ती है। तो ये एक तरह से टोन यूनिट ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। ये बात 1992 में कही गई। एंड यूजुअली टोन यूनिट इज़ ऑलवेज कंपोज ऑफ मोर देन वन सिलेबल, जहाँ पे एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। यहाँ पे देख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टोन यूनिट। सो the structure of a tone unit is as follow. The tonic syllable is obligatory but all other parts are optional. क्योंकि ये टोन की बात है तो टोनिक जो सिलेबल होंगे सिर्फ वही इसमें ऑब्लिगेटरी होंगे, कंपलसरी होंगे, बाकी चीज़ें ऑप्शनल होंगी। तो यहाँ पे देखें PH, H, TS और T। PH का मतलब है यहाँ के प्री हेड, H का मतलब है हेड, TS का मतलब है टोनिक सिलेबल एंड T का मतलब है टेल। सो टोनिक सिलेबल कैरीज द टोन।
इज़ ऑब्लिगेटरी। तो इसमें जो टोन है वो आपकी ऑब्लिगेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। सो हेड क्या होता है, हेड ऑल स्ट्रेस सिलेबल अप टू बट नॉट आई इंक्लूडिंग टोनिक सिलेबल। तो जिसमें हेड जो है वो मेन पार्ट है, तो ये हेड होगा। प्री हेड मतलब एनी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल बिफोर द हेड, हेड के पहले वाला जो प्री हेड नाम ही है उसके पहले वाला। फिर टेल क्या है, एनी अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है टोनिक के बाद का, वो आपका टेल कहलाएगा। सो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेंगे टोन के। जैसे इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, द टोन यूनिट इज अ सिंगल सिलेबल दोज, ठीक है, पहले में दोज है, ठीक है। सो दिस इज अ टोनिक सिलेबल एंड इन दिस केस हैज़ बीन गिवन अ फॉलिंग इंटोनेशन डिनोटेड बाय दिस वन। ये फॉलिंग इंटोनेशन को डिनोट करता है, इंटोनेशन देखेंगे आगे वीडियो में। तो पहले में जैसे दोज, दोज में आप देख रहे हो पहले में ही हम थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, दोज, तो पहले वाले में इंटोनेशन है। दूसरा में देखेंगे गिव मी दोज, गिव मी दोज, इसमें आपको गिव में दिखेगा। फिर इन अ लिटिल लेस देन एन आवर, उसके बाद है। तो कुछ ये एग्जाम्पल टोन यूनिट के। सो यहाँ पे देखेंगे इन द सेकेंड एग्जाम्पल द टोनिक सिलेबल इज प्रेसिडेड बाय ए हेड, गिव मी, गिव इज स्ट्रेस, सो इट इज स्टार्ट ऑफ द हेड। तो यहाँ पे हेड से स्टार्ट करेंगे, हमने गिव को यहाँ पे लिया है। इन द थर्ड एग्जाम्पल द टोनिक इज आर, यहाँ पे टोन आर में है एंड द हेड इज लिटिल लेस देन एन। तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स देख लेंगे जिसमें हम टोन को कैसे वेरी करते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। एंड द डिवीजन ऑफ द सेंटेंस इनटू टोन ग्रुप्स कैन अफेक्ट द मीनिंग इन सम केसेस, कभी कभी अफेक्ट करता है मीनिंग को भी। जैसे डू यू टेक शुगर, डू यू टेक शुगर, तो इसमें क्वेश्चन आपने क्या बोला, डू यू टेक शुगर, तो इसमें आई डोंट, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला आई डोंट, ठीक है, आई डोंट, उसके बाद हमने बोला नो। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, आई डोंट मतलब मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद हमने लास्ट में बोला नो। तो यहाँ एक ये हो गया, एक वेरिएशन क्या है, हम ये से बोल सकते हैं आई डोंट नो, तो यहाँ पे इसका मतलब है आई डोंट नो, हमें मुझे नहीं पता। तो दोनों में मीनिंग कैसे चेंज हुई, एक में हमने बोला, उनने पूछा डू यू टेक शुगर, हमने बोला आई डोंट मतलब मैं नहीं लूँगा, आफ्टर दैट मैंने बोला नो। बट दूसरे में हमने बोल दिया आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे लेना है नहीं, है ना, तो दोनों में मीनिंग चेंज हुआ ना। सो द प्रिंस सेड द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल, यहाँ पे द प्रिंस हैड, द प्रिंस सेड, यहाँ पे सेड में देखेंगे, यहाँ पे इंटोनेशन आया, द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल, यहाँ पे भी। तो मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, द प्रिंस सेड दैट, यहाँ पे दैट वाली मीनिंग निकल के आ रही है, दैट द प्रिंसेस हैड नॉट बीन फेथफुल। दूसरा द प्रिंस सेड द प्रिंसेस हैड नॉट हैड बीन अनफेथफुल, तो यहाँ पे द प्रिंस सेड द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल, तो यहाँ पे भी दो मीनिंग निकल के आ रही है। उसके बाद हम इंटोनेशन की बात कर लेते हैं। इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन शोज हाउ द म्यूजिक ऑफ अ लैंग्वेज राइजेज एंड फॉल्स ओवर अ स्पीच, मतलब किसी भी लैंग्वेज की जो एक म्यूजिक होता है वो कहीं राइज होता है कहीं फॉल होता है स्पीच में, वो आपका इंटोनेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड इट कैन बी ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ फ्लक्चुएशंस ऑफ वंस वॉइस, तो मतलब जो फ्लक्चुएशन होती है, जो लहर होती है हमारी बात करने का टोन का, मतलब बात जो वॉइस की जो फ्लक्चुएशंस होती है राइज एंड फॉल, वो आपकी इंटोनेशन कहलाती है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड एज अ डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वॉइस और साउंड इन एन अटरेंस एज अ रिजल्ट ऑफ पिच वेरिएशन, जिसको हम पिच वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं कि हमारे पिच में क्या क्या वेरी हो रहा है, जो लहराहट हो रही है हाई लो, वो आपकी इंटोनेशन कहलाती है। दस द इंटोनेशन ऑफ अ सेंटेंस इन अ पैटर्न ऑफ पिच चेंजेस दैट अकर। So intonation is the sound pattern of phrases and sentences produced by pitch variation in a, ठीक है, पिच वेरिएशन जो होती है वो वॉइस की, वो इंटोनेशन कहलाती है। इज़ अ वेरिएशन ऑफ स्पोकन पिच दैट इज़ नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं होता, बल्कि इंस्टेड इट इज़ यूज फॉर द रेंज ऑफ फंक्शंस, इसको रेंज को दर्शाता है, ठीक है। सो इंडिकेटिंग द एटीट्यूड्स इमोशंस ऑफ द स्पीकर, सो सिग्नलिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट दो या तो क्वेश्चन पूछो, दोनों में अंतर होता है ना। सो और
बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं तो उनके अंतर जो होता है वो भी इंटोनेशन में देख सकते हैं। फोकसिंग अटेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दी स्पोकन मैसेज, जब स्पोकन मैसेज जो होता है हमारा उसमें जो एक फोकस वर्ड रहता है या कुछ उसमें मैसेज जो फोकस करने लायक होती है तो उसको हम ध्यान से सुनते हैं या ध्यान से बोलते हैं, वो हम इंटोनेशन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंटोनेशन में देखेंगे, अगर आपको ऐसा कुछ साइन मिलता है तो वो राइज इंटोनेशन है, ये मिलता है तो फॉल है, ये आपका कहलाता है। देखो दोनों को जोड़ दो, फिर ये वाला क्या आपका राइज था, ये आपका फॉल था, दोनों को जोड़ दिए तो हम राइज फॉल हो गया। फॉल राइज उल्टा जैसे इसका अपोजिट, राइज फॉल राइज, तो ये आपके ट्रांसक्रिप्शन हो गए। अब आते हैं पिच पे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकुलेटर, पिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसमें जब टेंशन होता है, मतलब किसी तरह का जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, हमारी वोकल कॉर्ड में, सो इसी को हम पिच बोलते हैं। सो इज दी वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेस्ड या स्ट्रेस्ड होता है, द पिच इज द साउंड विल गो अप। पिच रिफर्स टू द नॉर्मल मेलोडिक हाइट, ठीक है, जो नॉर्मल मेलोडिक हाइट होती है किसी भी इंडिविजुअल स्पीच की, इट इज़ लाइक अ डिग्री ऑफ हाईनेस एंड लोनेस। या तो आपकी वॉइस जो होगी वो हाई होगी या लो होगी, ये पिच दर्शाता है। डिफरेंट पिच लेवल्स और इंटोनेशन कैन अफेक्ट मीनिंग। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल in the way in which speakers raise and pitch at the end of the question and it is indicated by a question mark in writing। तो एग्जाम्पल के लिए आप पिच को ऐसे समझ सकते हो कि लास्ट में जब क्वेश्चन वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस देते हैं तो लास्ट में हम किस तरह हमारा टोन पिच हो जाता है वो आप देखेंगे। डू यू वॉन्ट दैट, लाइक दैट। सो लास्ट में हमारा किस तरह चेंज हमने किया, हमारा वोकल कॉर्ड कैसे चेंज हुआ, वो आपका पिच कहलाता है। और राइटिंग में भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क रखना वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसका चेंज हो जाता है मीनिंग भी साथ ही। सो हाउएवर पैटर्न्स ऑफ राइज एंड फॉल कैन इंडिकेट सच फीलिंग्स सच एज एस्टोनिश्ड, बोर्डम एंड पजलमेंट एंड दीज कैन बी सोन इन राइटिंग ओनली इन स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन। तो जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें लास्ट में हम जो लगाते हैं आपके पीरियड वाला जो डॉट रहता है और क्वेश्चन मार्क में आप ये क्वेश्चन लगाते हैं या एक्सक्लेमेशन में ये लगाते हैं, तो लिखने में ये सारी चीज़ें आप पिच को कह सकते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक लो पिच होता है, एक हाई पिच होता है, ठीक है। सो लो पिच आप देख लेंगे यहाँ पे, हाई पिच आप यहाँ पे देख लेंगे। ये स्टैंडर्ड कोई भी व्यक्ति बोलता है तो ये आपका हाई पिच यहाँ आता है, तो लो पिच, हाई पिच, लो पिच, ये चलता रहता है, ठीक है, हम जब स्पीच में यूज़ करते हैं तो। अब आता है टेम्पो क्या होता है। टेम्पो ऑफ स्पीच इज़ अ रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड होता है। और स्लोनेस ऑफ अटरेंस विच इज़ मेजर्ड बाय द रेट ऑफ सिलेबल सक्सेशन और मूवमेंट, द नंबर, द ड्यूरेशन ऑफ पॉजेस इन दी सेंटेंस। सो टेम्पो मतलब होता है आपकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, मतलब स्लोनेस हो गया या लाउडनेस हो गया या क्या ना मूवमेंट कैसा चल रहा है, नंबर, ड्यूरेशन ऑफ पॉज, ये सारी चीज़ें आपकी टेम्पो में देखने को मिलती है। सो इन इंग्लिश स्पीकर्स ट्राई टू मेक द अमाउंट ऑफ टाइम टू से समथिंग, ठीक है, कुछ भी कहने के लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, राइट। सो इन द सेम बिटवीन एन स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो जो भी स्ट्रेस सिलेबल रहता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अनस्ट्रेस रहता है तो कम रहता है। तो एक तरह से जो टाइम बाउंडेशन होती है ना किसी चीज़ को बोलने की, वो आपको टेम्पो में गिना जाता है। एंड इफ़ देयर आर 3 or 4 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल बिटवीन द स्ट्रेस्ड सिलेबल, फॉर एग्जाम्पल द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल विल बी स्पोकन फास्टर। तो जो भी अनस्ट्रेस रहेगा उसमें कहीं स्ट्रेस लेना नहीं है, उसको हम जल्दी से बोल के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि स्ट्रेस वाले जो होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है। So that the speaker can keep the rhythm and for this reason English is said to be stress time language। स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज इंग्लिश को बोला जाता है क्योंकि जहाँ पे स्ट्रेस है वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये था क्या था आपका टेम्पो। अब नेक्स्ट देख लेंगे इसी में पॉज तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं पॉज क्या होता है, ठीक है। पॉज आर एज हेजिटेशन इज अ नॉन फ्लुएंसी फीचर,
ठीक है। नॉन फ्लुएंसी जो जहाँ पे हम फ्लुएंट नहीं होते ना, वहाँ पे हम कभी कभी हेजिटेशन में रुक के चीज़ें करते हैं, तो एक तरह से पॉज कहलाता है। एंड हाउ एवर इंटेंशनल पॉजेज आर यूज टू demarcate units of grammatical construction such as sentence or clauses. These can be indicated in written in full stop, colon, semicolon and commas. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, एक तो आप हेजिटेट होके या जो नॉन फ्लुएंट है उसकी वजह से आप पॉज लेते हो, या तो जो स्ट्रक्चर्ड पॉज होते हैं, जैसे अगर फुल स्टॉप है तो वहाँ रुकना है, कॉलन है तो कैसे रुकना है, सेमी कॉलन है, कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें पॉज को दर्शाते हैं। अब आता है लेंथ। लेंथ क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जो लेंथ होती है ना, लेंथ और क्वांटिटी इज अ फीचर ऑफ साउंड दैट हैव डिस्टिंक्टिवली एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, जिसमें हम थोड़ा ड्यूरेशन जो होता है एक्सटेंड करके चलते हैं, थोड़ा बढ़ा के चलते हैं कंपेयर्ड विद अदर साउंड। जो अदर साउंड है उससे ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंड करके ड्यूरेशन को चलते हैं तो वो लेंथ कहलाती है। देयर आर लॉन्ग वावेल एज वेल एज लॉन्ग कॉन्सोनेंट, दोनों तरह के हमको यहाँ पे मिलते हैं, आपके लॉन्ग वावेल भी हैं, लॉन्ग कॉन्सोनेंट भी हैं। और इसके फिर आगे जाके इसको जेमिनेट कहा गया है, जिसमें हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, चीज़ों को एक्सटेंड कर देते हैं। सो इंग्लिश लॉन्ग ए जो साउंड है विच इज़ ई, ठीक है, ए के लिए जो लॉन्ग है वो ई कर देना, वर्सेस शॉर्ट ई का ई करना, फिट, ठीक है। यहाँ पे ई फीट और ये है फिट, तो ये लॉन्ग वावल हो गया, ये शॉर्ट वावल हो गया। उसके बाद जंक्चर देखेंगे। जंक्चर क्या होता है, जंक्चर इज अ मैनर ऑफ मूविंग ट्रांजिशन बिटवीन टू सक्सेसिव सिलेबल इन स्पीच। तो जंक्चर क्या होता है, एक हमारा जो मूव करने का तरीका होता है, जो मैनर होता है बिटवीन टू सक्सेसिव सिलेबल, आपके पास दो सिलेबल हैं, ठीक है, सक्सेसिव सिलेबल, उनमें जो मूव करने का जो ये तरीका होता है वो आपका जंक्चर कहलाता है। सो एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ जंक्चर इज अ सुप्रासेगमेंटल फोनेमिक क्यू बाय अ मीन्स ऑफ विच अ लिसनर कैन distinguish between two otherwise identical sequences of sounds that have different meaning. Juncture is the relationship between one sound and the sounds that immediately precede and followed it. तो ये भी याद रखना है, जो आजू बाजू रहेंगे, जो पास पास में रहेंगे, ठीक है, इमीडिएटली जो रहेंगे उनके बीच में ये जो हमारा मूविंग ट्रांजिशन होता है वो आपका जंक्चर कहलाता है। सो लाइक द वर्ड मेकअप इज अ नाउन विच हाउसेज अ क्लोज जंक्चर वाइल द वर्ड मेक अप, ठीक है, मेकअप वो एक साथ था, मेक अप यहाँ रिप्रेजेंट अ फ्रेज विच इज क्रिएटेड अ प्लस जंक्चर। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जंक्चर क्या है, अ पॉज और अ स्लाइट डिले टू बी कंटिन्यू फ्लो ऑफ द स्पीच। तो एक स्लाइट डिले होता है जब कंटिन्यूअस फ्लो में, वो आपका जंक्चर कहलाता है। साउंड ट्रांजिशन कैरेक्टराइज अ मूवमेंट फ्रॉम साउंड टू साउंड विच विद इन अ वर्ड और फ्रेज, एक ही वर्ड के अंदर या फ्रेज के अंदर जो साउंड का मूवमेंट चेंज होता है वो आपका जंक्चर कहलाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक क्लोज जंक्चर होता है, एक ओपन जंक्चर होता है। क्लोज जंक्चर का मतलब होता है, क्लोज जंक्चर इज अ मूवमेंट फ्रॉम वन साउंड टू अनदर विच हैज़ नो इंटरवीनिंग पॉजेज और डिले। जहाँ पे बीच में कोई भी इंटरवीनिंग डिले या पॉज नहीं होता वो क्लोज जंक्चर कहला गया, और जहाँ पे बीच में आपको डिले करना पड़ेगा या जो कंटिन्यूअस वे में नहीं हो पाएगा या स्टॉपेज लगेगा वो आपका ओपन जंक्चर कहलाता है, क्योंकि उसमें जंक्चर हो रहा है तो ओपन है, और जहाँ पे डिले नहीं होता वो क्लोज है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ओपन जंक्शन में देख लेंगे। ओपन जंक्शन जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, अ नेम, ठीक है, तो अ नेम इसको कैसे बोल दिए, एन नेम, ठीक है, अ नेम, अनेम, अननेम, इसको हमने ओपन जंक्शन कहा। जहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा बीच में गैप है। नाइट्रेट, नाइट्रेट है ये, तो इसको क्या बोलना, नाइट्रेट। फिर है शॉर्ट ट्रेन, शॉर्ट ट्रेन, न्यू डील, न्यू डील, न्यू डील, राइट, फॉर्मेट, फॉर्मेट, इट स्विंग्स, इट विंग्स, इट स्विंग्स। अब उसके बाद ये है जिसमें क्लोज जंक्शन में जैसे इसको कैसे बोलना, ट्रेन, ट्रेन, ब्लेम, यहाँ पे कहीं कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, मैरी, नाइट, ब्राइट, ब्लूम, तो ये क्लोज जंक्चर है।
और यहाँ पे कुछ सुप्रासेगमेंटल के हम वो देख लेंगे, क्या बोलते हैं, सिंबल्स देख लेंगे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब भी कभी हमें अगर वर्ड में सिलेबल में या फ्रेज में सेंटेंस में कहीं भी देखने को मिलता है, तो ताकि उस सिंबल के बारे में थोड़ी जानकारी रहेगी। तो जैसे हम प्राइमरी स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये वाला सिंबल लगाते हैं एक, ठीक है। एक्स्ट्रा स्ट्रेस रहता है तो 2 लगाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रेस के लिए ये नीचे लगाते हैं, ठीक है, ये ऊपर प्राइमरी ऊपर, ये नीचे। उसके बाद लॉन्ग के लिए आपको पता है ये कॉलन वाला, शॉर्ट के लिए बिना कॉलन वाला, सिलेबिक ब्रेक जहाँ पे होता है ये डॉट लगाते हैं। इंटोनेशन में हमने देखा माइनर जो फुट ब्रेक होता है ये वाला लगता है मेजर इंटोनेशन के लिए। ग्लोबल राइज और फॉल का देख लेंगे, ठीक है, अप्स एंड डाउन वाला। लेवल टोन की बात करेंगे तो जैसे टॉप है तो ये वाला सिंबल रहेगा, हाई के लिए ये वाला लगेगा, मिड के लिए ये है, लो के लिए ये है, बॉटम के लिए ये है। टोन टेरेसिंग की बात, आप स्टेट की बात करेंगे तो ऊपर देखेंगे, डाउन की है तो डाउन में है। उसके बाद राइजिंग का देख लेंगे, राइजिंग के लिए ये दोनों ही देख लेंगे, ठीक है। फॉलिंग का है तो ये वाला, राइजिंग का है तो फिर से देख लेंगे जिसमें हाई राइजिंग है तो ये दोनों के साथ में, लो राइजिंग के लिए, हाई फॉलिंग के लिए ये साउंड्स हैं, सिंबल्स हैं। लो फॉलिंग के लिए ये सिंबल है, पीकिंग के लिए ये सिंबल है और डिपिंग के लिए ये सिंबल है। तो इसको देखेंगे और जब कहीं पे भी दिखेगा तो हमें समझ में आएगा कि हाँ कौन सा क्या चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो भी टॉपिक थे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। और जो भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। और जो भी डाउट लगता है आप पूछें, और अगर वीडियो और चाहिए है किसी टॉपिक पे तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ गाइज, आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।